वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 80 में। और हम आ चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। हमारी और सभी वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब हम फाइनली आ चुके हैं ज्योमेट्री नोट्स के ऊपर। और आज से हम ज्योमेट्री नोट्स को बहुत ही करीब से जानने वाले हैं। लाइक हर एक नोड को हम देखेंगे कि उसका काम क्या है, उसकी हर एक सॉकेट का, कलर का, शेप का क्या काम है, क्या हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और उससे हमें जो हमारी मर्ज़ी की चीज़ है वो कैसे क्रिएट करनी है। मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे क्रिएट करनी है, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम अपनी मर्ज़ी की चीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इसका लेआउट देख लेते हैं कि ये है कैसा। सबसे पहले अगर तुमने कभी ब्लेंडर को ओपन नहीं किया है, जो कि तुमने किया है क्योंकि हमने बहुत वीडियो चला रखी हैं, तो अभी तक तो तुमने ब्लेंडर को ओपन तो ज़रूर कर लिया होगा। लेकिन तुम्हारे सामने सबसे पहले ये व्यू आएगा और यहाँ पर तुम ज्योमेट्री नोट्स एक विंडो मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम इस व्यू के अंदर पहुँच जाओगे। अगर तुम नहीं चाहते तो डायरेक्ट तुम यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ से तुम ज्योमेट्री नोड एडिटर पर स्विच कर सकते हो, जो कि सेम चीज़ है यहाँ पर। और ये स्प्रेडशीट है, जैसा कि तुम देख सकते हो स्प्रेडशीट। तो ये चीज़ें तुम यहाँ पर भी ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा अलग व्यू है। तो यहाँ पर हम अपना अलग काम करेंगे, इसी को ख़राब करें जबकि हमें ऑटोमेटिक दे रखा है। तो हाँ, और एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, मैंने कम्युनिटी जो टैब है हमारा, उसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए एक दो चीज़ें बनाई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कुछ सॉकेट्स के बारे में। अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, और अगर तुम्हें एक सेपरेट लिंक चाहिए गूगल ड्राइव का जिसके अंदर ये सभी का सभी माल हो, तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट के अंदर। कमेंट करो, लाइक करो, बहुत मेहनत लगी है यार इन सभी चीज़ों को तुम्हारे लिए लाने में। और ये जितनी भी चीज़ें तुम देख रहे हो, ये तुम्हें ब्लेंडर की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ भी मिल जाएगी। अगर तुम खुद चीज़ें देखना चाहो तो वो तुम्हारी अलग बात है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करके सब कुछ इकट्ठा किया है। वैसे सच बताऊं तो मेरा मन था सीखने का, इसीलिए मैंने किया है, मैंने किसी के लिए नहीं किया है। क्योंकि ज्योमेट्री नोट्स से पहले तो मैंने सोचा था कि ज्योमेट्री नोट्स को सीखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये हमारी बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देता है। तो मेरे मन में एक इच्छा उभर आई कि सीखना तो पड़ेगा यार, बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं इसे करने के लिए। और मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट भी मैंने बनाया था, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर ही बनाया था मैंने। तो अगर हम फाइल्स ओपन रीसेंट और स्टेयर्स, ये बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैं इसके साथ बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने सोचा कुछ बना ही लेते हैं। ये वैसे मैंने पबजी में देखा था, पबजी के अंदर एक अपडेट आया था ऐसा। ये कमाल है यार, मुझे बड़ा शानदार लगता है, एक सेटिस्फैक्शन जैसी कुछ चीज़ है यार, मैं कैसे बताऊँ अभी तुम, लेकिन ये मुझे अच्छा बहुत लगता है, जैसा कि तुम देख सकते हो। और ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे अपनी इन्हीं वीडियोस के साथ ज्योमेट्री नोट्स की। और ये एक वीडियो नहीं आने वाली है, ये बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो जनरल के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर हमारा ज्योमेट्री नोट्स। तो जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे पास कैमरा है, लाइट है, क्यूब है। तो मैं AX, इस क्यूब की कोई इज्जत नहीं है गाइस, ब्लेंडर ने पता नहीं क्यों देता है बाय डिफ़ॉल्ट ये क्यूब। बाद में हम अपनी मर्ज़ी की क्यूब ऐड कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर आ जाते हैं कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मैश है, ज्योमेट्री जो कि हमारी अभी अवेलेबल क्यूब है उसके बारे में बता रहा है। मैश के अंदर वर्टेक्स, एज और फेस। अगर इन तीनों के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। अभी हम जाएंगे टैब एडिट मोड के अंदर, और यहाँ पर भी तुम्हें तीन चीज़ें ही मिलती हैं, ये है वर्टेक्स, ये है एज और ये है फेस। तो अगर जो हमारा वर्टेक्स है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं यही वर्टेक्स हैं, और इन्हीं के बारे में यहाँ पर हमें जो है जानकारी मिलती है कि ये कितने हैं। तो जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर ये 8 जो हमारे वर्टेक्स हैं वो बता रहा है। इसे तुम बड़ा भी कर सकते हो, इन विंडोज़ को अपने हिसाब से तुम एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है इंडेक्स। तुम ये सोच सकते हो कि इनकी एक लोकेशन बोल सकते हो, लाइक लोकेशन तो एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, इनको आप एक नाम बोल सकते हो। अलग अलग को एक क्रम में नाम दिया गया है, यानी कि 0 पर कौन सा वर्टेक्स है और किस पोजीशन के ऊपर है। यहाँ पर हमारे पास पोजीशन एट्रीब्यूट है, ये हमें जो वैल्यूज़ दिख रही हैं 0 के सामने, ये हमें बता रहा है कि इस वर्टेक्स, ये जो 0 नंबर पर जो वर्टेक्स है उसकी लोकेशन ये है, यानी कि -1 -1 -1। अब
तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये लोकेशन बताता कैसे है। तो सबसे पहले जो हमारी रो है जिसके अंदर -1 लिखा है ये है x। दूसरी जो रो है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ हैं वो है y, और जो तीसरी है वो है जो z पोजीशन जो है वो हमारी 3 नंबर वाली है, यानी कि x, y और z ये पोजीशन एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट क्या है तो उसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। एट्रीब्यूट बस इतना ही है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा, यानी कि ये लोकेशन सिर्फ इस लाइक ये वर्टेक्स नहीं है, कोई भी वर्टेक्स हो सकता है। 0 नंबर जो पोजीशन है उसके ऊपर अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बाद में तुम्हें अभी बताऊंगा। लेकिन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में जो डेटा है वही एट्रीब्यूट है, यानी कि उसकी विशेषता। और यहाँ पर जो हमें पोजीशन मिली हुई है -1 -1 -1, तो अभी हम देखने वाले हैं कि वो कौन सा जो वर्टेक्स है जिसकी ये इन्फॉर्मेशन है। तो चलो देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यहाँ पर +y है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो, और यहाँ पर हमारे पास -y है, यानी कि इस तरफ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमें y के अंदर दिखा रखा है -1, तो हम यहाँ से जो चल सकते हैं, हमारे पास एक एनोटेट मोड है, तो यहाँ से देखोगे तो ये है -1, जैसा कि तुम देख सकते हो। अब x इस साइड में प्लस है, जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हें बताया हुआ है। वैसे मैं टॉप व्यू में हूँ, अगर तुम्हें बता दूँ, नहीं बताया तो। और यहाँ पर -x है, यानी कि इस साइड में। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से हम अपनी सभी जो वैल्यूज़ हैं वो शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इस तरफ जाऊँ तो ये भी -1, जैसा कि तुम देख सकते हो। तो यानी कि यहाँ से -1 और यहाँ से -1। और अब हम चलते हैं फ्रंट व्यू के अंदर, और ये हमारी z लोकेशन है, जैसा कि तुम देख सकते हो। यहाँ पर प्लस का z है, यानी कि ये प्लस की डायरेक्शन है, और यहाँ पर ये -z, यानी कि ये नीचे वाली डायरेक्शन है। तो अगर हम यहाँ से इस तरफ आएँ तो हमें मिल जाएगा -1। ओह, ये -1 है, इसके ऊपर ध्यान मत देना, ये बहुत ही गंदा बनाया है मैंने। तो हमारा कौन सा पॉइंट अब बनकर आया है, मुझे लगता है तुम्हें पता चल गया होगा, ये पॉइंट। अब तुम पूछोगे कि ये कैसे आया, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर माइनस, तो इस डायरेक्शन के अंदर हम ही गए, हम यहाँ पहुँच गए। अब जो ये हमारी z पोजीशन थी, अब हम इसकी मदद से यहाँ पहुँच गए। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हम आए, बाद में ये जो y पोजीशन थी उसकी मदद से हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। और जो z पोजीशन थी -1, तो हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं। और ड्राइंग के ऊपर मत जाना, माउस से ऐसी ही ड्राइंग होती है, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि तुम जानते हो। तुम टैब बताएंगे, मैंने तुम्हें इसकी लोकेशन बता दी कि तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है। आई होप तुम्हें पता चल गया होगा कि। और इसकी एक और चीज़ हम देख सकते हैं, लाइक अगर तुम्हें इसकी लोकेशन का भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, खैर तुम्हें होना भी नहीं चाहिए, तुम्हें सवाल पूछने चाहिए। तो हमें इसकी मान लो पोजीशन जो है वो चेंज करनी है, तो मैं Z प्रेस करूँगा इसे मूव करने के लिए। सबसे पहले तो हम G प्रेस करेंगे, फिर हम जो है X प्रेस करेंगे, और मैं -1 प्रेस करूँगा। अब देखो, मैंने Z दोबारा प्रेस किया, मैंने Y प्रेस किया, और मैंने -1 किया। अब मैं जो है Z प्रेस करूँगा और Z प्रेस करूँगा और -1, तो जो मैंने कहा था हम वहाँ पहुँच चुके हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो। और हाँ, इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो जो है मूव होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहीं पर हमने जो है अपना निशान लगाया था। अगर मैं तुम्हें इस क्यूब को वापस ले जाकर दिखाऊं, तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये यहाँ पर आ चुकी है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वाई के अंदर मूव नहीं हुई थी, तो हम फ्रंट व्यू के अंदर थे, तो तुम्हें पता नहीं चला होगा। लेकिन अब अगर मैं दिखाऊँ Z, Y और -1, तो देख सकते हो, लेकिन ये फ्रंट व्यू में हमें पता नहीं चलेगा। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि ये कैसे काम किया। और सेम चीज़ें यही है, हमें ये एज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये फेसेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इस इंडेक्स के बारे में शायद तुम समझ चुके होगे, अगर नहीं समझे हो तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कि 1-2 नोट्स को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए एक छोटा सा सेटअप क्रिएट किया है इस इंडेक्स के बारे में, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि तुम्हारे समझ में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है इसके अंदर।
तो मैं तुम्हें इसे आराम से बताऊंगा। इन नोड्स के बारे में चिंता मत करना कि मैंने कौन सा नोड किस लिए यूज़ किया है, ये मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि ये सेट पोजीशन नोड जो है ये हमें पोजीशन को चेंज करने में मदद करता है, मूव करने में मदद करता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो नोड है ये हमें इंडेक्स दे रहा है और ये इंडेक्स यही है 0 1 2 3 4 5 6 7। और ये हमारा इक्वल नोड जो है ये हमें बता रहा है कि ये जो अगर इस इंडेक्स के अंदर जो भी ज़ीरो वैल्यू है तब ये ट्रू इसे देगा, यानी कि ये एक बुलियन देगा। और बुलियन दो ही तरह के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो और ये हमारी सिलेक्शन है इसके अंदर। वैसे मैं तुम्हें इन्हें बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर बताऊंगा जब हम इन नोड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम समझ लो कि ये हमें ज़ीरो इंडेक्स दे रहा है जो कि हमने यहाँ बी के अंदर हम देंगे। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो दिया है, यानी कि हम ज़ीरो इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और अब अगर मैं मूव करूँगा अपनी लोकेशन, तो जैसा कि तुम देख सकते हो जो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो पॉइंट है वो मूव हो रहा है। और अभी तो हम 0 मीटर के ऊपर आ चुके हैं। अगर मैं इसे 1 इंडेक्स के ऊपर लेकर जाऊँ, जैसा कि तुम देख सकते हो ये है और ये इसकी लोकेशन है, तो अब मैं इसकी लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ। अब तुम देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये हमारा 1 इंडेक्स के ऊपर है, तो मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ। और सेम अगर मैं चेंज कर दूँगा तो ये जो है, यानी कि यहाँ पर हमारी इंडेक्स कौन सी है 2, तो ये रहा, ये जो पॉइंट है ये मूव हो रहा है जैसा कि तुम देख सकते हो। और ये इंडेक्स यही है जो कि हमें इन पॉइंट्स की जानकारी दे रही है। और ये इंडेक्स तुम्हें हर एक जगह मिलेगी और इसे तुम एक नाम की तरह या लोकेशन की तरह देख सकते हो, जो कि हर एक जो पॉइंट है उसके लिए अलग अलग है। और हमेशा ये 0 से शुरू होती है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और ये जिन्हें प्रोग्रामिंग का पता है उन्हें शायद ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए प्रोग्रामिंग को जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से बता दूंगा, तो इसके बारे में चिंता मत करो। और अब हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं अपनी जो फाइल्स थी उसे ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इतनी सारी क्यों खोल रखी हैं पता नहीं। तो इनके जो कलर हैं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाएंगे, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर। ये जो हमारी फ़ाइल है इसके ऊपर हमारा कहाँ चला गया, ये रहा, हम इसे छोटा कर लेंगे। और अब देखो, द कलर सिग्निफाइज द टाइप ऑफ डाटा द सॉकेट कैन एक्सेप्ट आउटपुट। जो ये हमारे सॉकेट्स हैं इनके जो कलर है वो हमें सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये किस प्रकार का डेटा ले जा रहे हैं या ले रहे हैं। तो इनके जो अलग अलग कलर हैं वो इसी को बता रहे हैं और इनको मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। जो ब्राइट ग्रीन ज्योमेट्री डेटा को दर्शा रहा है, जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ये ज्योमेट्री, यानी कि हमने यहाँ पर जो भी मैश क्रिएट किया है ये उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस नोड को पास कर रहा है और ये बाद में इस नोड को जो है पास कर रहा है इन्फॉर्मेशन। और जो ये रेड मटेरियल और इन चीज़ों को हम बाद में डिटेल में समझेंगे जब हम एक एक नोड के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया हुआ है ताकि हम थोड़ा कंटिन्यू कर सकें नोड्स के ऊपर। और बेसिक जो इसका इंटरफेस था वो समझाने के लिए मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर, तो यही सब चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर तुम ज्योमेट्री के बारे में मैंने तुम्हें यहाँ पर डिटेल में भी बताया है। द ग्रीन सॉकेट इज़ यूज्ड फॉर ज्योमेट्री डाटा। दिस सॉकेट कैरीज द एक्चुअल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर 3D ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो हमने जो भी ऑब्जेक्ट लिया है, कुछ भी हो सकता है, क्यूब, प्लेन, स्फीयर, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये कैरी करेगा जो हमारा ग्रीन वाला सॉकेट है। और दूसरा, कलर इंडिकेट दैट द सॉकेट एक्सेप्ट प्रोड्यूस कलर इन्फॉर्मेशन, जो कि कलर वाला आउटपुट है, जो कि तुम्हें कई सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा, जैसे कि कलर रैंप के अंदर कलर वाला आउटपुट है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये रहा यहाँ पर। तो ये जो सॉकेट है ये जो कलर की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने साथ लेकर आएगा। और ये नॉइज़ टेक्सचर के अंदर भी होता है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता है, लेकिन हम जिस भी नोड्स की बात करेंगे तो हम एक एक को जो है सीखेंगे। अब बारी आती है इंटीजर की। यूज टू पास एन इंटीजर वैल्यू, अ नंबर विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट इज कॉल्ड एन इंटीजर। दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब इस चीज़ से तुम इतना समझ लो, मतलब ये इतनी ही चीज़ है कि जो नंबर पूरा है, पूरे से मेरा मतलब है कि 1, 2, 3 या फिर -3, -2,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, जैसे कि 2.5 या 1.8, ऐसी कोई भी संख्या इंटीजर नहीं है, एक पूरा होल नंबर ही इंटीजर है। और फ्लोट इसका उल्टा है, बस ये समझ लो कि फ्लोट के अंदर कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3 या फिर 2.5, 0.1, वो फ्लोट है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है लिटरली। और स्ट्रिंग बस इतनी ही चीज़ है कि इसके अंदर हम जो है टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करते हैं। द टर्म स्ट्रिंग जनरली रेफर टू अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, लेटर, नंबर, सिंबल दैट आर यूज्ड टू पास अ टेक्स्ट वैल्यू। और ये भी मैं खैर यही कहूँगा कि जिसने प्रोग्रामिंग की है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन तुम इसे सिर्फ इतना ही समझ सकते हो कि हमारे जो टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन है उसे ले जाने में ये हमारी मदद करता है। टेक्स्ट, नंबर, सिंबल कुछ भी हो सकता है। अब बारी आती है वेक्टर की, तो इसे भी हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ए वेक्टर इज एसेंशियली अ सेट ऑफ 3 नंबर्स रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट इन 3D स्पेस। इसका क्या मतलब है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक वेक्टर एक 3 नंबर का सेट है, ये समझ सकते हो तुम, जो कि एक पॉइंट को 3D स्पेस के अंदर बताता है कि वो पॉइंट इस 3D स्पेस के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इसे तुम कुछ ऐसा समझ सकते हो कि ये जो हमारा पॉइंट है इस 3D स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो अभी इसकी पोजीशन है कहाँ, ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, इसकी लोकेशन क्या है इस 3D स्पेस के अंदर, तो हम 3 नंबर्स की मदद से बताते हैं, जो कि है x, y और z। और इनको दर्शाने के लिए अगर तुम ये जो जहाँ पर इसका ओरिजिन है, जैसे तुम देख सकते हो बिल्कुल सेंटर के अंदर जहाँ पर हमारा कर्सर है, यहाँ से अगर हम एक जो है लाइन ड्रॉ करें, तो जो ये लाइन तुम देख रहे हो यही वेक्टर है। और ये लाइन हमें क्या बताती है? एक तो हमें लेंथ बताती है, यानी कि लंबाई कितनी दूर है हमारे ओरिजिन से, जो पॉइंट है वो कितनी दूर है, और एक डायरेक्शन बताती है हमें कि वो जो पॉइंट है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर भी बताया है, ए वेक्टर इज essentially a set of 3 numbers representing a point in 3D space. You can think of it as an arrow that start at the origin 0, 0, 0 and point to a specific location by those 3 numbers x, y, z, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया है। अब बात करते हैं कि बुलियन क्या चीज़ है। अब बुलियन आउटपुट और इनपुट सॉकेट इज़ यूज टू हैंडल बुलियन वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। देखो बुलियन तो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है, और यहाँ पर भी हमने बुलियन का ही यूज़ किया है। बुलियन की सिर्फ 2 ही वैल्यू हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू जा रहा है कहीं पर, तो ट्रू को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ट्रू 1 है और जो फॉल्स है वो 0 है। हाँ, ये बहुत बार यूज़ होता है और इसके बारे में भी हम बात आगे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं। इन्हें तुम एक बार सिर्फ सुन सकते हो, समझ सकते हो जितना तुम्हें समझ में आए, और इनकी हम बातचीत जो है, जब हम नोट्स के बारे में बातचीत करेंगे, जब हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो तब मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि एक एक नोड क्या कर रहा है। अभी तुम सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हो, और हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अगले पर आ जाते हैं। कलेक्शन यूज टू पास अ कलेक्शन डाटा ब्लॉक इन्फॉर्मेशन। जो ये पॉइंट है, जैसा कि हमारे पास एक कलेक्शन इन्फो नोड है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर वाइट, ये एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि हम यहाँ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कलेक्शन दे सकते हैं। और इस पॉइंट का, अब तुम पूछोगे कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो ये जो इनपुट नोड है यहाँ पर हम इसे जो है लेकर जा सकते हैं, और अब हमें ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब यहाँ से भी हम इस कलेक्शन को जो है दे सकते हैं। बस इसका इतना ही मतलब है, हमें बस इन्फॉर्मेशन देनी है, वो कहीं से भी दो। आई होप तुम समझ गए होगे। और अब हमारे पास है ऑब्जेक्ट यूज टू पास एन ऑब्जेक्ट डाटा ब्लॉक और इन्फॉर्मेशन। हमें अगर ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो जो वो कलर का नोड है वो काम आता है। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर सेम ये ऑरेंज है, और ये सेम कलेक्शन की तरह है। हमें अगर मान लो हमारा जो क्यूब एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी अगर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पास करनी है तो हम इसका यूज़ करेंगे। और ये दोनों तरीके से ही तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट तुम क्यूब सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसे यहाँ पर सेलेक्ट करो और यहाँ से तुम ऑब्जेक्ट क्यूब चूज़ कर सकते हो। बस इन दोनों में फ़र्क इतना है, एक कलेक्शन के लिए है और एक ऑब्जेक्ट के लिए है, ज़्यादा डिफरेंस इनके अंदर है नहीं। अब इसकी बात करते हैं। सॉकेट दैट कैन एक्सेप्ट मल्टीपल इनपुट्स, दीज सॉकेट्स विल हैव एन एलिप्स शेप रेदर देन अ सर्कल टू इंडिकेट देयर स्पेशल बिहेवियर।
तो ये तो नोड मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, जो कि है हमारा जॉइन ज्योमेट्री। तो हमारी बात किसके बारे में हो रही है? हमारी बात हो रही है इस सॉकेट के बारे में जो कि एलिप्स शेप का है, ये सर्कल शेप में नहीं है। और इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि तुम इसके अंदर मल्टीपल जो है इनपुट दे सकते हो। जैसे कि मैं अगर इस इनपुट को देना चाहूँ तो यहाँ पर दे सकता हूँ, इसको देना चाहूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, इनवैलिड लिंक बता रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम इसके अंदर जो है मल्टीपल, और ये मैंने किया कैसे वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी मैंने एक नोड सेलेक्ट कर लिया था। अगर तुम कंट्रोल प्रेस करोगे और लेफ़्ट क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक जो है पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हर एक नोड है। तो उसे तुम सेलेक्ट करोगे, कुछ भी करोगे तो वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये मैं बाद के लिए रख रहा था, लेकिन अभी खुल ही चुका है तो पहले ही बता देते हैं। और हमारी इसके बारे में बातचीत हो रही थी, ये मल्टीपल जो कनेक्शन है वो सपोर्ट करता है, यानी कि हम 3-4 जो शेप हैं उन चीज़ों को जो है जोड़ सकते हैं। अब हमारा काम कहाँ पर आएगा? तो जब हमें बहुत सारी चीज़ों को जब जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तब ये काम आएगा। यानी कि हमें मान लो अभी एक यूवी स्फीयर है, यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, और ये यूवी स्फीयर अगर मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँ तो वो यहाँ पर हमें शो होगा। और अगर मैं इसे कट करूँ तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास एक यूवी स्फीयर है। बस ऐसे ही मल्टीपल चीज़ों को जोड़ने के काम आएगा। अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, मैं तुम्हें चीज़ बताऊंगा। बस मेरा इंटेंशन इतना ही था कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं कि मल्टीपल जो इनपुट्स हैं वो सपोर्ट करता है। बस इसका इतना ही काम है यार, चीज़ों को जोड़ने के लिए काम आएगा, और ज़्यादा इसके बारे में सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा यार। अब बात करते हैं कि फील्ड क्या है। अ फील्ड इज़ अ फंक्शन और अ डायनामिक कंटेनर दैट कैन होल्ड एंड मैनिपुलेट डाटा। फील्ड को तुम कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि एक फंक्शन है जिसको हम किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारे पास मान लो कि एक फंक्शन बनाया हुआ है कुछ नंबर्स को जोड़ने के लिए, तो हर एक नंबर के लिए हम अलग अलग फंक्शन थोड़ी बनाएंगे। लाइक एक फंक्शन बना दिया तो हम कितने ही जो है नंबर्स को जोड़ सकते हैं। आई होप तुम समझ रहे हो, लेकिन इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बार बेसिक बता रहा हूँ, मैं फिर से बताऊँगा तुम्हें इन चीज़ों को बहुत ही गहराई के अंदर। Unlike static values, fields are evaluated dynamically based on the context they are used in. Think of field as a dynamic data container that can change depending on the context and how they are used. They are not fixed values, instead they adjust based on inputs. बस इतना समझ सकते हो कि जो ये ग्रुप इनपुट है इसकी तरह वो कोई स्टैटिक वैल्यू नहीं है। अब ये क्यूब ही दे रहा है, मैं इसे किसी के साथ भी कनेक्ट करूँगा, इसके अंदर क्यूब की इन्फॉर्मेशन है। मैं इसे जॉइन ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट करूँ या फिर मैं डायरेक्ट जो है ग्रुप आउटपुट के साथ कनेक्ट करूँ, ये सिर्फ ये जो क्यूब है इसकी इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन फील्ड ऐसी नहीं है। मान लो कि मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ जो हमारी फील्ड है, और उसको इसके साथ भी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जो अपनी जो आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, वो उसके हिसाब से देगी जिसके साथ वो कनेक्टेड है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, मैं जानता हूँ यार, मुझे भी शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन चिंता मत करो, हम बहुत ही शानदार तरीके से ज्योमेट्री नोट्स को कंप्लीट करेंगे। बस तुम लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। आज बीच में बोल रहा हूँ। और जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे पास 2 प्रकार की लाइन होती हैं, एक है सॉलिड लाइन और एक है डैश्ड लाइन। तो यहाँ पर भी तुम्हें 2 लाइन देखने को मिल रही होंगी। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड लाइन है और यहाँ पर हमारे पास डैश लाइन है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल सा ही है कि ये जो सॉलिड लाइन है ये एक सिंगल वैल्यू को कंटेन करती है, यानी कि एक स्टैटिक वैल्यू को कंटेन करती है। लेकिन ये जो डैश लाइन तुम्हें देखने को मिल रही है ये एक फील्ड है। तो जब भी तुम्हें ये डैश लाइन देखने को मिले समझ जाना कि एक फील्ड है, ये एक स्टैटिक वैल्यू नहीं है, ये बस डायनेमिकली चेंज हो सकती है जिसके साथ भी ये जुड़ी हुई है। अभी के लिए इतना ही समझ लो। और ये फर्स्ट वीडियो है तो मुझे पता है कि कंफ्यूजिंग लग रहा है, तुम में से कमेंट में बता सकते हो कि कितना कंफ्यूजिंग है ये। खैर मुझे पता है कि ये कितना कंफ्यूजिंग है। तो आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बता दी कि ये काम कैसे करती हैं, और अभी दिमाग के ऊपर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इनके बारे में बहुत ही करीब से बताऊंगा, हर एक नोड के बारे में बातचीत करेंगे कि उसका काम क्या है, और अलग अलग प्रोजेक्ट जो कि मैं तुम्हें दिखा चुका हूं, और हर एक नोड के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए तो
इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। जाकर उन चीज़ों को डाउनलोड करो और उन्हें एक बार ध्यान दो कि वो चीज़ें क्या कह रही हैं। अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, मैं तुम्हें हाथों हाथ जवाब दूंगा। ओके बाय।